हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए, इसके बाद आपका सामने आ जाता है आपका तिरंगा और हमारे तिरंगा को सैल्यूट है। और आज का सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे दिखा रहा है। देखिए, कह रहा है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी। ऑप्शन ए में है सरपंच, ऑप्शन बी में मुखिया, ऑप्शन सी में तहसीलदार, ऑप्शन डी में है लक्ष्मी। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्ष्मी जो है भाड़ा पर लेता था खेत। आदमी खेत लेता है भाड़ा पर, लेकिन वो हल जो है बैल में जो हल जोता जाता है वो लेता था भाड़े पर और खेती करवाती थी। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 2 हो जाएगा। और दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि ईश्वर पेटिलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। 10वां में ईश्वर पेटिलीकर का नाम का लेखक है, वो किस भाषा में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। वो जो है ना गुजराती भाषा में प्रसिद्ध है। कौन सा है? गुजराती, लेकिन वहाँ गुजरात लिखा हुआ है तो गुजरात में गुजराती भाषा बोला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 3। और तीसरा नंबर सवाल में कहता है कि माँ जी किसे गौशालों की उपमा देती थी। ऑप्शन ए कह रहा है घर को, ऑप्शन बी में अस्पताल को, ऑप्शन सी में कह रहा है विद्यालय को, ऑप्शन डी में कह रहा है मंदिर को। तो माँ जी जो है ऑप्शन नंबर बी यानी अस्पताल को जो है गौशाला का उपमा देती थी, क्योंकि माँ जी का जो बेटा था वो जन्म से ही पागल था और उसे हॉस्पिटल में अस्पताल में भर्ती करने बोलता था माँ जी का बड़ा बेटा। लेकिन माँ जी कहता था कि अरे वो अस्पताल नहीं है, वो गौशाला है, माँ जाल माल की तरह व्यवहार किया जाता है, तो इसलिए हम अपने बेटे को गौशाला में भर्ती नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 का बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर सवाल में कहता है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। कौन सा महीना जो है माँ जी के लिए आशा भरा महीना था। तो ऑप्शन के में रहा है पूष, ऑप्शन बी में कह रहा माघ, ऑप्शन बी में कह रहा अगहन, ऑप्शन सी में डी में कह रहा कार्तिक। तो माँ जी जो ना बहुत सारे खेती उती करती थी, इसीलिए उसको जो है अगहन जब आता था, ऑप्शन सी नंबर अगहन जब आता था तो उनको लगता था कि मेरा भरा हुआ महीना आ गया, क्योंकि अगहन में जो ना धान कटता है। तो खेती करने वाले के लिए अगहन महीना बहुत सा रोमांचक लगता है, यानी अगहन महीना उन लोगों को बहुत अच्छा पसंद करता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर हो जाएगा 5। और 5वां नंबर सवाल में कहता है कि कौन शेखरा एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। शेखरा एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। ऑप्शन बी में ए जीवनानंद दास, ऑप्शन बी में कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद, ऑप्शन बात से अज्ञा है उनका नाम तो बड़ा है, लेकिन सच्चिदानंद हीरानंद बात से अज्ञा है। ऑप्शन सी में कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी में कह रहा है रेनर मारिया रिल्के। तो शेखरा जो है सच्चिदानंद हीरानंद जी का रचा हुआ था, यानी सच्चिदानंद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वालसियान इसका शॉर्ट नाम था अज्ञा। क्या नाम था? अज्ञा जी इनको कहा जाता था। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह के अज्ञा जी का रचा हुआ था शेखरा। आपको याद करना है, बल्कि देखना नहीं है, नोट करके याद करना है। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 6। और 6ठा नंबर सवाल में कहता है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकल्प से ली गई है।
एक वृक्ष की हत्या है, उसमें को कुमार नारायण जी ने लिखा था। तो कह रहा है किस संकल्प से ली गई थी, संकलन से ली गई थी। ऑप्शन में कह रहा आत्मजयी से, ऑप्शन बी में कह रहा अपने सामने से, ऑप्शन सी में कह रहा इन दोनों से, ऑप्शन डी कह रहा है कोई दूसरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इन दोनों से। तो इन दोनों कौन हो जाएगा? तो इन दोनों हो जाएगा पहला वाला, यानी पहला वाला क्या है आत्मजी से, और बी में है अपने सामने से। तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 7, और 7वां नंबर सवाल में कहता है कि कवि बीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में सबसे क्या महत्वपूर्ण है जो कि कवि बीरेंद्र अग्रवाल ने कह के गया है? ऑप्शन ए में कह रहा आराम, ऑप्शन बी में कह रहा नींद, ऑप्शन सी में कह रहा घूमना, ऑप्शन डी में कह रहा संघर्ष। तो जीवन में दोस्त याद रखना, जितना बड़ा संघर्ष करोगे उतना बड़का को फल मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको बैठे बैठे फल मिल जाएगा। बाइक किसी का नसीब ठीक रहता है तो कम मेहनत करने के बाद भी फल मिल जाता है, लेकिन जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना बड़ा मेहनत फल मिलेगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संघर्ष। कवि बीरेंद्र अग्रवाल ने ही कहा गया है कि संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 8, और 8 नंबर के सवाल में कहता है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो ऑप्शन में कह रहा है अनामिका, ऑप्शन बी में कह रहा है जीवनानंद दास, ऑप्शन सी में कह रहा है बीरेंद्र अग्रवाल, ऑप्शन डी में कह रहा है कुंवर नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अनामिका। किसका रचा हुआ है? अनामिका का। तो 8 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 9 नंबर, और नंबर सवाल में कहता है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? जीवनानंद दास का जो है जन्म पूछा हुआ है। तो इसका जन्म दिया ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1896 ईस्वी में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1899 ईस्वी में, ऑप्शन सी कह रहा है 1897 ईस्वी में, ऑप्शन डी कह रहा है 1898 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1899 ईस्वी में कवि जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। अगर जन्म पूछा तो ठीक है, लिखा हुआ है। अगर मृत्यु पूछ दे तो आपका 1 नंबर मिस कर जाएगा, याद नहीं रहेगा। तो याद मिस नहीं करने देना है। इसका मृत्यु जो है जीवनानंद दास का मृत्यु 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में जन्म हुआ और 1954 में मृत्यु हो गया, यानी जीवनानंद दास जो है 55 वर्ष का जीवन जिया था। 55 वर्ष, हाँ 55 वर्ष का ही जिंदगी जिया था। इसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। नेक्स्ट अगला सवाल, अभी 9 हुआ था तो अगला हो जाएगा 10 नंबर, और 10 नंबर का सवाल में क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मारिया रिल्के जो है उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी में ग्रीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। अच्छा, आप बता सकते हैं कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म अगर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये 4 इसका जन्म, रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। देखिए दिसंबर लिखे तो सट गया, 1875 ईस्वी को हुआ था। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को रेनर मारिया का रिल्के का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? अच्छा, जन्म हुआ तो मृत्यु कब हुआ होगा? तो मृत्यु कब हुआ देख लीजिए। मृत्यु जन्म हुआ 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, तो मृत्यु हुआ 29 दिसंबर। देखिए दिसंबर ही मिलता है,
दिसंबर 1926 ईस्वी में। जन्म हुआ 4 दिसंबर 1875 में, तो मृत्यु हुआ 29 दिसंबर 1926 में। अब इनका पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम जो है वो हो गया था जोसेफ रिल्के। क्या नाम था इनका? जोसेफ रिल्के। अगला क्या था? तो इनका माता का नाम क्या था? तो माता का नाम भी याद कर लीजिए। माता का नाम सिर्फ सोफिया था। क्या नाम था इनका? इनका माता का नाम सोफिया था, रेनर मारिया रिल्के का। अच्छा, इतना तो जान गया, लेकिन 10वां में रेनर मारिया रिल्के का कौन सा क्या लिखा हुआ बताइए तो। अगर नहीं पता है तो इनका कविता लिखा हुआ है पीछे, किताब का पीछे में जाओगे, कविता लिखा हुआ है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। इसी को रेनर मारिया रिल्के ने लिखा था, मेरे बिना तुम प्रभु। इससे कितना सारे क्वेश्चन बना दिए। कहाँ जन्म हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कब हुआ? तो 4 दिसंबर 1875 में हुआ। मृत्यु कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1926 में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के था। इनका माता का नाम क्या था? तो सोफिया था। इनका कौन सा कहानी लिखा हुआ, कविता लिखा हुआ? तो मेरे बिना तुम प्रभु। अगर इस तरह का नोट आप बना के याद करोगे ना, तो दो डंके के चोट पर तुम 50 का 50 सही कर दोगे हिंदी में। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 11। और 11 नंबर सवाल में क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? अभी हमने जो बताए थे रेनर मारिया रिल्के जो लिखा था, उनका पूरा जीवनी से एक तरह से लिखा ली थे। तो किस भाव पर लिखा? ऑप्शन बी में ए में करा रौंद, ऑप्शन बी में करा है कवि शक्ति, ऑप्शन सी में करा है वीर, ऑप्शन सी में करा है श्रृंगार। तो ये जो है लिखा गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्ति के माध्यम से। अरे शक्ति नहीं था, अरे भक्ति है, भक्ति है। गलती पढ़ने दिखने में हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भक्ति के माध्यम पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। और 12वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। 12वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? कौन सा युग? त्रेता युग, चौथा युग? तो ऑप्शन ए में कहा द्वितीय युग, द्विवेदी युग के। ऑप्शन बी में करा छायावादी युग के, ऑप्शन सी में करा भारत तेंदु युग के, ऑप्शन डी में करा प्रयोगवादी युग के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत तेंदु युग के। भारत तेंदु युग के कवि थे कौन? तो कवि प्रेमघन जी। कौन थे? प्रेमघन जी। कैसे किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये भारत तेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। और 13वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते थे? दिनकर जी एक अच्छे लेखक भी थे, एक अच्छे कवि भी था। और ऑप्शन ए में करा स्त्रियों के लिए, ऑप्शन बी में करा नवयुवकों के लिए, ऑप्शन सी में करा गरीबों के लिए, ऑप्शन डी करा जनता के लिए। तो कवि जो है दिनकर जो है सिंहासन खाली जो है जनता के लिए कहता था, यानी ऑप्शन नंबर डी वाले। ऑप्शन डी में क्या कहता है? जनता, जनता के लिए। क्यों कहता था? कहता कि एक लेखक एक लिखा हुआ है कि जनता सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो उसी में जो है जनता के लिए कवि दिनकर जी कहते थे कि सिंहासन खाली करो जनता जाग गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और 14वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ पे देखिए सर्वनाम पूछा हुआ है। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए में निजवाचक, ऑप्शन बी में कह रहा निश्चयवाचक, ऑप्शन सी में कह रहा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी में कह रहा संबंधवाचक। तो देखिए वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यानी स्वयं को सुधार रहा है। तो यहाँ पे निजवाचक का बोध होगा। क्या होगा?
निजवाचक का बोध होगा, निजवाचक, निजवाचक का बोध होगा, क्योंकि वो अपने को सुधार रहा है, वो खुद अपने आप को सुधार रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15 और इस वीडियो का यानी लास्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? देखिए काल, काल को आप लोग पढ़े हुए होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यहाँ कह रहा सुनीता रो रही है, कौन सा काल है? तो ऑप्शन तो दिल है, इसमें देखने की क्या बात है, डायरेक्ट मारिए ऑप्शन नंबर ए यानी वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है तो भूतकाल दिया हुआ, तो भूतकाल में रहता सुनीता रो रही थी, तब हो जाता भूतकाल। अगर सी में दिया हुआ भविष्यत काल, तो कह रहा सुनीता रोने वाली है, सुनीता रोने वाली है यानी आने वाला दिन में रोने वाली है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भविष्य काल। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ सुनीता रो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्तमान काल हो जाएगा। तो आज इतना ही रहेगा 15 सवाल, और इस तरह से आप लोग को पूरा रिवाइजिंग करवाया जाएगा और क्लास 10 तक के। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। मुझे मोटिवेट होता है कमेंट से कि नहीं, कोई ना कोई बच्चा मुझे देख रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक